खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। रिपोर्टर्स डायरी में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जो सीधे ग्राउंड जीरो से कवर की गई हैं, जो देश की हकीकत बयान करती हैं, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें जिन पर सरकार ध्यान नहीं देती। रिपोर्टर्स डायरी में हम हर खबर की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक सही और सटीक खबर पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स डायरी की। रिपोर्टर्स डायरी में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में बस कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा जनप्रतिनिधियों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, कटिहार सदर विधायक के खिलाफ भी लोगों में खासा नाराजगी है, क्योंकि यहाँ चुनाव तो होते हैं, वादे और दावे भी होते हैं, लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का हक नहीं मिला। रिपोर्ट देखिए। जनता के एक वोट से ही सरकार बनती है और गिर भी जाती है। चुनाव के पहले नेता जनता के बीच आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने वादों को भूल जाते हैं। और ऐसा ही मामला बिहार में बसे कटिहार के गांव में देखने को मिला, जहां की जनता को मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं है। सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि शायद कभी तो कोई सुनेगा और इनकी दिक्कतें दूर करेगा। हम तो खेल से हैं। 15 साल ये 15 साल पहले का सरकार 30 साल मिला है। खेल के लिए बिहार में कुछ नहीं हुआ। आप नीतीश कुमार तो कुछ करवे न किए हैं, मतलब 15 साल में कहाँ कुछ किए। रोड बनवाते हैं, रोड भी नहीं सक्सेस है, कोई सामान नहीं सके। शिक्षा है जिसको नाम भी नहीं लिखने आ रहा है, सोचे वो लड़कन क्या पढ़ाएगा। यही नहीं, नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना इस गांव में अधर में लटकी हुई है, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर गांव वालों ने विधायक का विरोध किया, जिस पर पुलिस ने उल्टा लोगों को धमकाकर मामला शांत करवा दिया। आज की डेट में युवा बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार की समस्या जो है वो ख़त्म की जाएगी। जो पलायन की स्थिति आज भी बनी हुई है बिहार में, आज भी युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लेकर हो या किसी रोजगार की समस्या को लेकर हो। आज के भी यहाँ के प्रवासी मजदूर जो आए यहाँ पे, जो हाल ही की घटना है, जो अभी कोरोना महामारी लॉकडाउन के समय की घटना है, जो 30 लाख मजदूर आए, तो उनकी सरकार कहाँ खोई हुई थी। नीतीश कुमार का तो सर 15 साल का कार्यकाल का यही देखे हैं कि हमारे विधानसभा अरवल में अभी तक हर एक गाँव में रोड का वही जर्जर स्थिति है। हर बार चुनावी दौरान में विधायक लोग आते हैं, उनके यहाँ से गठबंधन के लोग आते हैं, बोलते हैं इस बार हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई सुधार वहाँ पर नहीं आया। आजादी के 74 साल बाद गांव में बिजली तो आई है, लेकिन आंख में चौली का खेल बराबर देखने को मिलता है। जहां शिक्षा आम लोगों के लिए जरूरी है, वहीं छोटे छोटे नौनिहालों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। शायद जनप्रतिनिधि इसी को विकास कहते हैं। कुछ विकास नहीं, विनाश हुआ है। विकास नहीं हुआ है, विनाश। कैसे विनाश हुआ? विनाश हुआ कि आगे से रोड बनता है, पीछे से टूटता है। और पुल भी बनता है तो पुल भी ढह जाता है। यही विकास हुआ है, और क्या विकास। रोड पर देख रहे हैं कि बलात्कार आगे बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रहा है। रोजगार के बारे में तो पूछिए ना, रोजगार तो एकदम खत्म, चौपटे हो गया। वोट मांगने के टाइम में आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, हम लोग दे भी देते हैं कि भाई उम्मीद पर काम करेंगे, लेकिन काम करते नहीं है। हम लोग सिर्फ जो स्थापना देते हैं, हाँ होगा होगा होगा, लेकिन अभी तक से हो नहीं पाया है। फिर इलेक्शन का टाइम आ गया है। देश में हर 5 साल पर चुनाव आते हैं, नेता बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी तरफ से काम नहीं किया जाता। हालांकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब जनता जागरूक हो गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता क्या रुख अपनाती है। जनतंत्र टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। और वहीं देश का सबसे बड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, ये वो इलाका है
जहां नक्सलियों की हुकूमत चलती है और जहां नक्सली ग्रामीणों को सरकार और पुलिस के खिलाफ बरगलाकर अपने संगठन में जोड़ लिया करते हैं। लेकिन अब शायद नक्सलियों के इरादों पर हमारे जवान भारी पड़ने लगे हैं, क्योंकि ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की हैं, जो आज भी नक्सलियों के आतंक के नीचे अपनी बेबस जिंदगी जीने को मजबूर है। और जहां न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी इस जिले को नक्सली आतंक से आजादी दिलाने की ना सोची। लेकिन अब हमारे जवानों ने इन आतंकियों से इस प्रदेश को आजाद करवाने का बीड़ा उठाया है। जिसके लिए उन्होंने जिले में लोन वारंट 2 अभियान चलाया है, जिसका मतलब है घर वापस आइए, जिसमें अब तक करीब 70 दिनों में 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वारंट 2 अभियान के तहत नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर सजा नहीं, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे प्रेरित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही परिजनों का दबाव भी इन नक्सलियों की जिंदगी से एक आतंकी की छवि को दूर कर रहा है, जिसकी वजह से ही नक्सली संगठन से बस्तर के आदिवासियों ने लौटना शुरू कर दिया है। 2009 से संगठन में था, बालाल संगम में। तब 2004 को पार्टी आया, तब से मैं यहाँ पे नक्सली संगठन में जुड़ा हूँ 2009 से, और 24 प्लाटून मिल्सा में सदस्य था। सर यहाँ सरेंडर करने के बाद अच्छा लग रहा है कि यहाँ नौकरी भी दिया गया है, अपने फैमिली के लिए रूम भी दिया है। दरअसल नक्सली इन आदिवासियों को बचपन में ही घर से उठा कर ले जाते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग देकर इनसे कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिलवाते थे, जिसकी वजह से इन नक्सलियों के परिवार को हमेशा जान का खतरा बना रहता। हालांकि कई नक्सली इस आतंक के रास्ते से बाहर आना चाहते थे, लेकिन किसी तरह की कोई मदद न मिलने की वजह से ये आतंकी इन संगठनों को छोड़ नहीं पाते थे। लेकिन अब स्थानीय पुलिस और जवानों के समर्थन से ये भारी मात्रा में आत्मसमर्पण कर रहे हैं और कुछ नक्सलियों ने तो पुलिस के लिए सेवा देना भी शुरू कर दिया है। दंतेवाड़ा एसपी साहब से मिला, सरेंडर किया। साहब बोला कि तू जैसा वहाँ मतलब नक्सली में रहते रहते हथियार चलाया, जितना भी घटना के उसी हिसाब से हथियार चलाया, वैसे यहाँ भी अभी परिवार को तुम्हारा खेती कमाई करने के लिए ट्रैक्टर दिलवाएंगे करके सरकार बोला। इस हिसाब से मेरे को ट्रैक्टर मतलब कलेक्टर ऑफिस से मिला सर। लोन वारंट 2 अभियान का असर नक्सली और परिजनों पर दिखने लगा है, जिसमें उन्हें पुनर्वास नीति का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत समर्पण के बाद अब पुलिस बनना ही जरूरी नहीं है, बल्कि गांव परिवार के साथ रहकर अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं। लोन वारंट 2 अभियान के तहत अब तक 108 नक्सली आत्मसमर्पण कर परिवार के साथ खुशी से जीवन बिता रहे हैं। इस अभियान का मुख्य कारण ये था कि काफ़ी जो अंदर गांव हैं उन लोगों को पता नहीं था कि उनके परिवारजन नक्सल संगठन में चले गए हैं, वो इनामी नक्सली हैं। इसीलिए हमने गांव वाइज नक्सली प्रोफाइल बनाया है, गांव-गांव में चस्पा किया है, उनके रिलेटिव से मिले हैं, उनको गोंडी में समझाया है कि उनके घर वाले इतने लाख के इनामी हैं, वो छोड़ें, मुख्य धारा में जुड़ें। जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है DKMF सदस्य CNM, जो कि कहीं ना कहीं नक्सल और पुलिस के बीच में पिस रहे थे, उनको भी इस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस अभियान का फ़ायदा दिया गया है। सारे सरपंच हैं, उनको उनके गाँव में कितने नक्सली हैं जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के इनामी नक्सली, वो उनको बताया गया है। और इसी का फ़ायदा है कि गांव में जितने छोटे काडर थे वो सरेंडर हो रहे हैं, और जब बड़े काडर जब कहीं और काम करते हैं, जब वो गांव में आते हैं तो उनके परिवार वाले उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको भी समझाते हैं, और लोन वारंट 2 का फ़ायदा उठा के वो सरेंडर होते हैं। हालांकि दंतेवाड़ा पुलिस ने लोन वारंट 2 नाम से जब से क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया है, तो कई नक्सलियों के कोर कैडर को झटका लगा है, क्योंकि समर्पण बहुत ज्यादा हुए हैं और इसी बौखलाहट में नक्सली हिंसक घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं, जिसको अब वहां के स्थानीय समझ चुके हैं और शासन प्रशासन का इस मुहिम में बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। आज हम मौजूद हैं दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा में, जहां पे नक्सलियों ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। दक्षिण बस्तर पुलिस ने लोन वारंट 2 अभियान चलाया है, जिसका फ़ायदा लगातार दक्षिण बस्तर पुलिस को मिल रहा है। 3 महीने पहले इसकी शुरुआत
यहाँ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने की थी। गांव-गांव और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैनर पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों के नाम और पोस्टर लगाए थे, जिसका फ़ायदा अब लगातार मिल रहा है। लाल आतंक का रास्ता छोड़कर नक्सली लगातार मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। 30 से ज़्यादा इनामी नक्सली सहित कुल 108 नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण कर दिया है और लगातार जिस प्रकार से नक्सली समर्पण कर रहे हैं, इन इलाकों से आने वाले समय में नक्सली लगातार लोन वाटून अभियान का फ़ायदा भी वो उठाएंगे। लोन वाटून अभियान के तहत ये जो नक्सली हैं, इन्होंने समर्पण किया है, इनको सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी इनको मिल रहा है। जो नक्सली पुलिस में काम करने की इच्छा जाहिर की थी, वो पुलिस में भी है, और जिन्होंने दूसरा काम करने की इच्छा जाहिर की थी, उन्हें सरकार की तरफ से वो काम भी दिया गया है। जैसे कि कई नक्सली ने समर्पण करने के बाद खेती के लिए ट्रैक्टर मांगा था, तो सरकार ने उन्हें ट्रैक्टर भी दिया है। कई नक्सलियों ने मछली पालन की बात कही थी, तो उनके लिए मछली पालन की भी योजना लाई गई है और योजना के तहत उनको काम भी दिया जा रहा है। तो लोन वाटून अभियान दक्षिण बस्तर में इस प्रकार से चलाया जा रहा है, उसका फ़ायदा दक्षिण बस्तर पुलिस को लगातार मिल रहा है। विजय पचौरी, जनतंत्र टीवी, दंतेवाड़ा। आपने संत कबीर के दोहे जिंदगी में बहुत गुनगुनाए होंगे। कबीर एक व्यक्ति होने की बजाय व्यक्तित्व हैं। कबीर जो ना हिंदू हैं और ना मुसलमान, और जब पूरी दुनिया के लोग मोक्ष के लिए काशी की ओर जाते हैं, तो कबीर काशी छोड़कर मगहर की ओर चले गए थे। एक जुलाहे का काम करने वाला वो शख्स, जिस पर न जाने कितने ही लोग डॉक्टरेट कर चुके हैं, आज उन्हीं की याद में वाराणसी में एक स्मारक बनने जा रहा है, जो आज की पीढ़ी संत कबीर की जिंदगी से जोड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। जी हाँ, संत कबीर दास जी के दोहे आज भी जीवन को नई प्रेरणा देते हैं। ये तो सभी जानते थे कि वो अपने दोहे यूं ही कह जाते थे, लेकिन उनमें छिपी शिक्षा बहुत बड़ी होती थी। और इसलिए काशी प्रशासन ने संत कबीर की जिंदगी से आज की पीढ़ी को जोड़ने का फैसला किया है, जिसके तहत प्रशासन संत कबीर की याद में हाईटेक झोपड़ी उनके कर्मस्थली कबीर चौरा मठ में बनवा रहा है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ नई पीढ़ी आसानी से उनकी जिंदगी के अहम पहलुओं को समझ पाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके संदेश को अपनी जिंदगी में भी उतार पाएगी। वाराणसी हमारे कबीर मठ में हमारी एक धारणा है, हम ये गुरुओं के प्रति हमारी धारणा, और इस जो इसके रविदास के और कबीर साहब की जो इनकी जन्मस्थली है, हम उनको देखने के लिए आए कि हमारे जो पुराने जो गुरु हैं, संत लोग जो हैं, वो वाराणसी के अंदर ही है, और उनकी जो धर्मस्थली है उनको हम देखने के लिए आए हैं। दरअसल 600 साल पहले लहरतारा तालाब से नीरू नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति को जो नवजात मिला, और जिसे ये दंपति जिस झोपड़ी में लाए, अब उसी जगह का कायाकल्प किया जा रहा है और उसी प्राचीन स्वरूप को आधुनिक तकनीक से जोड़कर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि कबीर की जिंदगी से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया से न जाने कितने ही लोग उनके तपोस्थली कबीर चौरा मठ मूल गादी में दर्शन के लिए आते हैं। 600 साल पहले कबीर साहब को एक जुलाहे दंपति ने एक लहरतारा जो तालाब है, लहरतारा तालाब में उस जुलाहे दंपति ने कबीर साहब को पाया था, और वहाँ से फिर वो लेकर आए थे बिल्कुल इसी जगह जहाँ हम मौजूद हैं। और यहीं पर नीरू और नीमा की झोपड़ी हुआ करती थी, जहाँ कबीर साहब का लालन पालन हुआ। जानकारी मिल रही है कि अगले साल फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों इसका उद्घाटन कराया जाना है। जिस बर्तन में वो खाना खाते थे, पानी पीते थे, उनका जो खड़ाऊ है, सब यहाँ रखा जाएगा। आज की पीढ़ी कबीर साहब के दर्शन से रूबरू हो सके और बनारस आकर कबीर साहब की कर्मस्थली को वो देख सके।
झोपड़ी को जीवंत बनाने के लिए काशी प्रशासन ने नीदरलैंड संग्रहालय से भी सहयोग मांगा है, जिसमें नीदरलैंड के सेंसर उपकरणों और जर्मनी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही इसके निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही झोपड़ी में बनी खिड़कियां सेंसर पर आधारित होंगी, जो परिक्रमा के दौरान ऑटोमेटिक खुलेंगी। इसके साथ ही ये झोपड़ी म्यूजियम की तर्ज पर रहेगी, जहां पर कबीरदास के वस्त्र, खड़ाऊं और उनसे जुड़ी यादों का दर्शन होगा। ये 99 के बाद मेरे हाथ में सत्ता आया तो मैंने इसका निर्माण सोचा, लेकिन हमारे पूर्व महंत ने थोड़ा बगावत कर दी थी। नहीं तो अब तक ये झोपड़ी और लहरतारा 2 काम था हमारे संकल्प में कि कबीर साहब की झोपड़ी जहाँ लालन पालन हुआ है, जहाँ उन्होंने अपने कर्म और ताने बाने की शुरुआत की, दूसरा जहाँ वो पाए गए थे, दोनों चीज़ हमारे संकल्प में है। तो झोपड़ी जैसे तैयार होगा तैसे हम अब लहरतारा जाएंगे। छड़ी वो तो बाद की बात करें। संत कबीर ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगा दिया। वो 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत थे, जो धर्म निरपेक्ष थे और समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा करते थे। वो निरक्षर थे, लेकिन आज उनके दोहे पढ़कर पूरी दुनिया जिंदगी जीने का सार सीख रही है। कोरोना काल में अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं। हालांकि अभी भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, अभी भी लोगों की जो संक्रमित लोग हैं उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। कोरोना काल में कैसे अपने आध्यात्मिक गुरुओं के दर्शन के सहारे आप अपना विल पावर बनाए रख सकते हैं, इसका एक उदाहरण है कि अब कबीर साहब की जो कुटिया थी उसको हाईटेक लुक दिया जा रहा है और तमाम लोग अब कबीर चौराहा स्थित उनके मठ में आना शुरू कर दिए हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, कबीर चौराहा मठ, वाराणसी। रिपोर्टर्स डायरी में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।